हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी का 9 चैप्टर, जो कि है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसके बारे में हम समझेंगे। तो अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का सामान्य वितरण वर्णित किया गया है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। हम जब भी देखते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, चाहे वो वायु हो, गैस हो, मतलब कुछ भी हो, तो वो गर्म होने पर उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार से वायु है, वायु जब गर्म होती है तो वो ज्यादा फैलती है और ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में जो है प्रवाहित होती है। यानी कि जहाँ ज्यादा दाब होता है उधर से जहाँ कम दाब होता है उधर की ओर चलती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। जब वायु गति करती है यानी कि चलती है तो हम उसको पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि जब वायु ऊपर उठेगी व कब जो वायु है वो नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण सम्मिलित इसमें हम देखेंगे। ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब अगर हम देखें, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है। हमारे जो शरीर है इस पर भी जो वायु है वो दाब डालती है, यानी कि प्रेशर लगाती है। अगर वायु का प्रेशर ना हो तो जो हमारी नसें हैं, जो हमारी शिराएं हैं, वो फट जाएं। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा एक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल यानी कि जो समुद्र का पानी वाला जो ऊपर वाला तल होता है, वहां से लेकर के जो वायुमंडल की अंतिम सीमा होती है, उसके बीच में अगर हम एक स्तंभ की भांति इसका क्षेत्र देखें तो उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। मिलीबार में वायुमंडल दाब को मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। एक एवरेज माप है, औसतन माप। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायुदाब अधिक होता है। हमारी जो पृथ्वी होती है, धरातल जो है, यहाँ पर क्यों हमें वायुदाब अधिक देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वायु को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण यहाँ पर वायु का दाब जो है अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी अथवा निर्दर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 एनसीईआरटी 2006 में यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इनके कार्यों को देखें, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, यानी कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऐसे ऐसे जो हमारा वायुदाब है वो घटता जाता है, क्योंकि धरातल पर वायु का जो दाब है वो अधिक होता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो वायु दाब है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। कहीं उच्च दाब होता है, कहीं निम्न दाब होता है। इसी के कारण जो वायु है वो गति कर पाती है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, तो वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। इसको सारणी 9.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान व वायुदाब को दिखाया गया है। तो स्तर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, वायुदाब मिलीबार में, और तापमान यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस है। समुद्र तल से अगर हम 1 मीटर की ऊंचाई पर देखें तो समुद्र तल पर तो 1013.25 मिलीबार हमें दिखाई देता है। इसका जो तापमान होता है वो होता है 15.2 सेंटीग्रेड। यहाँ पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 898.76 मिलीबार हमें देखने को मिलेगा। तापमान जो है वो और गिरेगा। हम और ऊंचाई पर जाएं तो और ऊंचाई पर जाने पर ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। ये जब हम 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा वायुदाब जो है वो भी घटता है और हमारा तापमान भी घटता जाता है। तो इस प्रकार से वायुदाब और तापमान चलते हैं। ऊंचाई पर वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसे जो दाब प्रवणता होती है वो ज्यादा होती है बजाय ऐसे के, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है, अथवा ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं।
जो पवन हम देखते हैं, पवन क्षैतिज रूप में ज्यादा शक्तिशाली देखने को मिलती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, तो पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। कौन सी होती है समदाब रेखाएं? तो ये वो होती हैं जो समुद्र तल जो है, जो हमारा समुद्र तल है, उससे एक समान वायुदाब वाले स्थानों को आपस में मिलाती है, तो उनको हम समदाब रेखाएं कहते हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। मौसम मानचित्र के जरिए जो हमें वायुदाब है, सरल रेखाएं, इसकी समदाब रेखाएं, उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। यानी कि अगर हम इसका केंद्र देखें, मध्य वाला भाग, तो इसमें हमें निम्न वायुदाब दिखाई देता है। उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है पवन तंत्र, उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं वायुदाब तथा पवन तंत्र को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से अगर हम देखें कितनी मिलीबार पर्दा है, तो उच्च पर जो है दिखाया गया है 1020। यहाँ पर हम देख सकते हैं आसपास के क्षेत्र में ये द्रोणिका वाला क्षेत्र, यहाँ पर निम्न पर्दा है, निम्न वायुदाब 1014 हो गए, 1016, और यहाँ पर 1020 वाला। तो यहाँ इस प्रकार से जो हमारा वायुदाब है, समदाब रेखाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। समुद्र तल वायुदाब का वितरण, विश्व वितरण, जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण इन चित्रों में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है जनवरी का होगा। मध्य समुद्र तल वायुदाब समदाब रेखाएं मिलीबार में, ये जनवरी की दिखाई गई हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कहाँ पर अधिक वायुदाब देखने को मिल रहा है और कहाँ पर निम्न वायुदाब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भूमध्य वाले जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर अगर हम वायुदाब देखें तो 1010, यहाँ पर अमेरिका वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पर हमें अफ्रीका में 1020 दिखाई दे रहा है, 1015। यहाँ अगर हम जितने जितने ध्रुवों की ओर चलेंगे, यानी कि ऊंचाई पर जा रहे हैं, साउथ की, मतलब ये भी हो सकता है, अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से घटेगा, यानी कि हम नीचे जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, मतलब ऊंचाई पर ही जा रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो दाब है वो घट रहा है। यहाँ पर 995 रह गए, यहाँ पर 1000, 1005। इसी प्रकार से अगर इधर ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि यहाँ से भी घटता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ऊंचाई है, ऊंचाई पर जाने पर हमें जो समदाब रेखाएं हैं, यानी कि जो मिलीबार दाब है, वो कम बनता हुआ दिखाई देता है। ये जनवरी का था, सर्दियों के मौसम में जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, और यहाँ पर जुलाई के महीने में दिखाया गया है माध्य समुद्र तल वायुदाब समदाब रेखाएं मिलीबार में, जुलाई का ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से वायु चल रही है, किस तरह से वायुदाब समदाब रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं। यहाँ पर विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो विषुवत वृत्त होता है, यहाँ पर हमें वायुदाब कम देखने को मिलता है। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर व 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है। जहां हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो वहां पर वायु का जो प्रेशर है वो अधिक होता है, यहाँ पर हमें वायुदाब अधिक देखने को मिलता है, और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं है। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां या पेटियां, कुछ भी कह सकते हैं इनको, विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसकती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्थिर ही रहती हैं, अस्थिर हैं, मौसम के हिसाब से ये भी बदलती रहती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं, तो आप जानते ही हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि जहां हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वायु चलती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों की वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है।
दाब प्रवणता, प्रभाव, घर्षण व बल तथा कॉरियोलिस बल इसके जो प्रमुख कारक हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है, यानी कि धरातल की ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हमें धरातल पर अत्यधिक जो वायु दाब है वो देखने को मिलता है। दाब प्रवणता बल, तो वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हों वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल, तो यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र तल पर यह घर्षण न्यूनतम होता है। जो समुद्र तल होता है यहाँ पर हमें घर्षण बिल्कुल न्यूनतम देखने को मिलता है। कॉरियोलिस बल, जो कि एक बल है, यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। जो पृथ्वी पर पवनें होती हैं उनकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, जो कॉरियोलिस बल होता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका वितरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया था इस बल का। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि अगर ऐसे जा रही हैं तो ऐसे की जगह ऐसे जाएंगी, घूम जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपित भी अधिक होता है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सार्वधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी कि विषुवत वृत्त पर ना के बराबर होता है, ध्रुवों पर ही अधिकतम देखने को मिलता है। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कॉरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाते, यानी कि इसके कारण ही उष्ण चक्रबंधीय जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर नहीं बनते। वायुदाब व पवनें, अगर हम देखें तो पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है, यानी कि अलग दो जो हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होती है उनमें अलग अलग दिशा में देखने को मिलती है। भूविक्षेपी पवन, अगर हम यहाँ पर देखें 2 से 3 किलोमीटर, एक सेकेंड, यहाँ पर है 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता अब बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। इनको भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानते हैं। भूविक्षेपी पवन किस प्रकार से होती हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सी से जो है सी को दिखाया गया है कॉरियोलिस बल, वी को दिखाया है भूविक्षेपी पवन और पी एच को दिखाया गया है क्षैतिज दाब प्रवणता। यहाँ पर क्षैतिज दाब प्रवणता है, यहाँ पर कॉरियोलिस बल लग रहा है और ये इनकी गति जो है इसको दिखाई गई, ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से कॉरियोलिस बल जो है वो इनकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिसंचरण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र के चारों तरफ एक होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अलग होगी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होगी। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और ऊपर उठेंगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। यानी कि बादल बनने और जो वर्षा होती है वर्षा के लिए अति आवश्यक होती है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप अगर हम देखें, दाब पद्धति, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, केंद्र में दाब की दिशा निम्न और उच्च, पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं
और यहाँ पर उच्च में क्या चलेंगे, उच्च में चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप यानी कि क्लॉकवाइज। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम निम्न वायुदाब को देखें तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप यानी कि क्लॉकवाइज, और उच्च में अगर हम देखें तो घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से, तो इस तरह से जो दोनों की दिशा है अलग अलग होती है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण अगर हम देखें तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर है। कौन कौन सी? भूमंडलीय तापनीय अक्षांशीय भिन्नता, नंबर 1 वायुदाब पट्टियों की स्थिति, नंबर 2, नंबर 3 है वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, नंबर 4 महासागरों व महाद्वीपों का वितरण, तथा नंबर 5 पृथ्वी का घूर्णन। इन पर ये निर्भर करती हैं। तो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जिसके कारण हमारे जो महासागर हैं उनमें गति होती है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक चित्रण जो है वो 9.6 में प्रस्तुत किया गया। कौन सा चित्र है? पवनों का अभिसरण तथा अपसरण यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अभिसरण हो रहा है इस तरह से, ये इस तरह से चल देंगे, ये यहाँ पे होकर के, और यहाँ पर अपसरण, ये सतह यहाँ से उठी और ये इस तरह से, यहाँ पर अभिसरण, यहाँ अभिसरण और यहाँ अपसरण। तो इस तरह से गति जो है अभिसरण अपसरण करती हैं। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती हैं। यह क्षोभमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोषण उच्च दाब बनाता है। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ यानी कि सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और पोष्ठ उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोष्ठ फेरल कोष्ठ के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पछुआ पवनें यानी कि पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें। वायुमंडल का सरलतम सामान्य परिसंचरण इसमें दिखाया गया किस प्रकार से जो पवनें हैं वो चल रही हैं। ध्रुवीय भ्रमण जो कि ध्रुव की ओर होती हैं, तो इस प्रकार से ये गतिमान होती हैं, यहाँ से अपोजिट और जो है डायरेक्शन में एक दूसरे के चलती हैं ध्रुव की ओर। यहाँ पर हमें जो है उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र दिखता है 0 डिग्री वाला, और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वाला, तो ये कोरियोलिस बल के कारण जो है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ पर जेट प्रवाह, तो ये सारी पवनें इस तरह से चलती हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। मौसमी पवनें, तो पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक में जो है इसमें हम पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां नीचे यहाँ पर दी गई हैं, अभी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का
गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू के ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है, जिसकी वजह से जो है हमें एल नीनो और अल नीनो वाली जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी या दोलन या बदलाव या एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं, यानी कि सूखा पड़ता है, वर्षा नहीं हो पाती बिल्कुल भी, तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के मध्याह्न पूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय पवनें तो भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। स्थल व समुद्र समीर तो जैसा कि पहले वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा सूर्य की किरणों को सोखती है। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, क्योंकि वहां पर की जो वायु होती है गर्म होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, तो वहां पर निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ जो है समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होते हैं। स्थल से समुद्र की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि जो हमारा स्थल है, स्थल की जो पवन है वो हल्की हो गई है, यानी कि वहां पर निम्न वायु दाब है, और समुद्र की जो है वो सघन होने की वजह से, ठंडी होने की वजह से वहां पर भारी वायु है, तो स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगे। रात्रि में इसके एकदम विपरीत हो जाता है, क्योंकि जो स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थलीय प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर जो हमें पानी है, यानी कि जो हमारा सागर वाला क्षेत्र है, वहां की वायु थोड़ी गर्म हो जाएगी और स्थल की थोड़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो भूमि होती है वो अधिक जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो ऊष्मा को निकाल भी बहुत तेजी से देती है। इसलिए अब रात को क्या होगा, रात को समुद्र से स्थल की तरफ जो वायु है वो चलेगी। इस प्रकार से ही चलती है। समुद्र समीर यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है समुद्र वाला क्षेत्र, ये स्थल वाला क्षेत्र, इस तरह से चल रही है, ये रही, इस तरह से यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर जो है स्थल समीर को दिखाया गया है कि स्थल से चल रही है, तो यहाँ पर जो है स्थल से होकर के समुद्र की ओर यहाँ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर पर्वत व घाटी पवनें दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु दाब के साथ साथ ऊपर उठती है, और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं, यानी कि जो घाटी की ओर से चलती है वायु। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं, तब यह शुष्क पवनें रुद्धोष प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। इसी प्रकार से जो वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, वो इसी तरह से होती है। वायु राशियां, तो जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है कि वायु का वह वृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम है, वह समांग धरातल पर जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाया गया है उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र तथा अधिविशिष्ट वाताग्र का खड़ा परिच्छेद।
किस प्रकार से होता है। यहाँ पर उष्ण का दिखाया गया है, उष्ण वाताग्र, कोष्ठ वायु और शीत वायु। यहाँ पर जो है उल्टा हो जाता है शीत वाताग्र में, और यहाँ पर अधिविशिष्ट वाताग्र में, दोनों में रहता है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां एमटी, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय सीटी, ध्रुवीय महासागरीय एमपी, ध्रुवीय महाद्वीपीय सीपी, महाद्वीपीय आर्कटिक सीए। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। जो ध्रुवों की ओर वायु होती है ध्रुवों वाली, वो ठंडी होती है। वाताग्र, तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अतिविशिष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती हैं। इस प्रकार क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस प्रकार इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्रों का अधिविशिष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, यानी कि जो मध्य अक्षांश होते हैं जैसे 0 डिग्री वाले और जो बीच वाले होते हैं। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। इसी कारण हमें बादल बनते हुए और वर्षा होती हुई दिखाई देती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो ये वे चक्रवात वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, इन्हें बहिरुष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस प्रकार से वायु गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ठ व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ठ वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घटित घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये चलती हैं। इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। विकसित चक्रवात को यहाँ पर 9.9 में दिखाया गया है। इस चक्रवात में कोष्ठ वायु क्षेत्र या कोष्ठ खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ठ वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्थिर मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु के ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अनंत उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ठ वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविशिष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। तो यहाँ पर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात को यहाँ दर्शाया गया है, किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं शीत वायु, ये क्षेत्र दिखाए गए हैं, शीतल वायु, और यहाँ पर कोष्ठ वायु, शीतल वायु, केंद्र की जो है गति की दिशा यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो हमारा बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो दर्शाया गया है। तो धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि समुद्र तक ही सीमित रहते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर जो है गति करते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गति करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है, जहां मध्य वाला क्षेत्र है वहां से। तो ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के
नाम से पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। इन्हें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कॉरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसन करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्थिर वेगों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेर लेती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है, यानी कि उनको लैंडफॉल कहते हैं, जहां पर समुद्र को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं। वे चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं ये। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विचित्र जो है यहाँ पर चित्र 9.10 में दिखाया गया है। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। सर्पिलाकार यानी कि इस तरह से कुछ घूमता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डेंजर होता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इतनी तेज गति से जो है ये होता है तूफान की दिशा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का खड़ा परिच्छेद यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इतनी तेज हवा के साथ जो है वायु आती है, जो सर्पिलाकार आकार वाली जो क्षेत्र होता है उस तरह से घूमता है, और ये इसकी आंख होती है जो मध्य वाला भाग है, और ये काफी ज्यादा जो खतरनाक है, आंख वाला भाग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसका केंद्रीय अक्षु नेत्र शांत होता है, जहाँ पवनों का अवतलन होता है। चशु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है, जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख से रेनबैंड विकृत होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमे से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। स्थल की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं खत्म होते जाते हैं। तड़ित झंझा व टॉर्नेडो क्या है? तो अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टॉर्नेडो हैं। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्व विकसित कपासी वर्षीय मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान 0 से कम होता है, तो इसे ओले बनते हैं। जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने के कारण यही ओले बन जाते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्र कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उच्च वायु प्रबल ऊर्ध्वाधर, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र तल पर टोर्नेडो को जलस्तंभ कहते हैं, यानी कि अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। यह आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या स्थिर वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दाब दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। तो चैप्टर में हमने देखा वायु राशियों के बारे में, वायु दाब के बारे में। आज के इस चैप्टर में इतना ही।